जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबता भुजंग तुंग मालिकम टमट 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 आहा, वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश है। वो देवादिदेव महादेव की परम कृपा थी कि उन्होंने मेरे मानस को चुना। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि देवादिदेव महादेव आशुतोष का कार्य था। मेरे बड़े भाई, इस देश के बड़े अभिनेता, साहित्यकार आशुतोष जी निमित्त बने। इसीलिए शायद शिव तांडव स्तोत्र हिंदी में आलोकित हो सका। बिल्कुल। श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर मैं दोनों जगह गया, काशी विश्वनाथ और महाकालेश्वर। तो जैसे ही मैं जाकर बैठा तो मैं फूट फूट कर रोने लगा। मेरे साथ मेरे एक कवि मित्र हैं जो IPS हैं हमारे मध्य प्रदेश के, राजेश मिश्रा, वो भी गए हुए थे। हम दोनों बैठे हुए थे, जो सामने जो नंदी ग्रह है वहीं बैठे थे। मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैं एकदम मतलब मैं उस इमोशन से, उस भाव से भर गया कि चलो उतनी ही देर सही मेरा साक्षात्कार तो हुआ। उस प्रोसेस में महादेव ने मुझको रखा मेरे मानस में आकर। और उस तो ये जो है, इसलिए मैं कहता हूं कि मैंने नहीं लिखा, बस मैं निमित्त बना या मैं उसका जरिया, उसका माध्यम बना और उन्होंने मुझे इसके लिए चुना। मैं उनका धन्यवाद, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जैसे ही घर पहुंचे सुबह 5 साढ़े 5 बजे 2 व्हीलर से, तो दरवाज़ा जो है वो पिताजी ने खोला। और हमारी आपकी जनरेशन में जब देर रात पिता दरवाज़ा खोलते हैं तो सिर्फ दरवाज़ा नहीं खुलता है, जूते भी खुलते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में पूजे गए बढ़िया से। नमस्कार, मैं आपके साथ मृदुल शर्मा और आज हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन उन्हें जब आप सुनेंगे तो आप जानेंगे कितनी गहराई वो रखते हैं और अपने अंदर एक भारत को रखते हैं, अपने अंदर भारत के साहित्य को रखते हैं। हमारे साथ आज पॉडकास्ट में मौजूद हैं आलोक जी। आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया मृदुल। और बहुत लंबे वक्त से ये तमन्ना थी कि कभी ऐसे आमने सामने हो और आज रूबरू हो। और देखिए आज आपने अपने चैनल पर, अपने पॉडकास्ट में बुला लिया, तो बातचीत होने का सिलसिला यहाँ से शुरू हो गया। बिल्कुल, बातचीत होगी, बातचीत भारत की होगी, बातचीत आलोक की होगी, क्योंकि आलोक यूं ही नहीं बने हैं। आलोक ने लंबा सफ़र तय किया है। इस सफ़र में कई कठिनाइयां भी आई होंगी, लेकिन आलोक जब आपने कलम थामी होगी, मैं सिर्फ आपको आलोक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आपने अपने अंदर के आलोक को देखा, समझा, कलम उठाई, तो कैसा लगा उससे मुलाकात करके? बहुत पहले ये सोच लिया था कि मैं दिखता अच्छा नहीं हूँ लेकिन मैं लिखता अच्छा हूँ। बहुत ही खूबसूरत। तो खैर ये एक अलग बात है, लेकिन 15-17 वर्ष की उम्र थी और 15-17 वर्ष की उम्र में जगजीत जी को सुनना, पंकज उदास साहब को सुनना, मेहदी हसन साहब को, गुलाम अली साहब को सुनना, पता नहीं मतलब घर में एक माहौल था हिंदी उर्दू तहजीब का, जहाँ से, जिस प्रदेश से आप और हम आते हैं, तो विदिशा, और घर में बहुत साहित्यिक माहौल था। बड़े भाई पोएट थे, बहुत रिनॉन्ड पोएट थे, आनंद सहर के नाम से वो लिखते थे। तो बस ऐसे सफ़र शुरू हुआ और मैं शायद वो दिन, मुझे याद भी नहीं है कि जब ये संकल्प लिया हो। हाँ, एक बहुत दिलचस्प वाक़या है कि जब ये सोच लिया था कि अब बस लिखना है, तो उसका एक बड़ा दिलचस्प वाक़या ये है कि हमारे विदिशा के करीब में ही भोपाल राजधानी, और भोपाल में भारत भवन और रविंद्र भवन, तो एक रात मुशायरा देखकर लौटे। सुबह 4 बजे तक वो मुशायरा चला था और जैसे ही घर पहुँचे सुबह 5 साढ़े 5 बजे 2 व्हीलर से, तो दरवाज़ा जो है वो पिताजी ने खोला। और हमारी आपकी जनरेशन में जब देर रात पिता दरवाज़ा खोलते हैं तो सिर्फ दरवाज़ा नहीं खुलता है, जूते भी खुलते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में पूजे गए बढ़िया से। और फिर सुबह जब माँ ने पूछा कि
क्या हुआ था मध्य रात्रि। तो फिर मैंने उनसे कहा कि देखिए जो कुछ हुआ था वो घटना था, लेकिन उसने मुझे एक आत्मविश्वास दिया है। अच्छा, जिस दिन हम पुजे थे ब्रह्म मुहूर्त में, उसी महीने हमारी 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई थी। तो तो पूजा ज़्यादा हुई। तो पूजा ज़्यादा हुई थी और वो आक्रोश भी वो था, और वो बिल्कुल स्वाभाविक एक पिता का आक्रोश कि भाई पहले पढ़ लिख जाओ, कायस्थ परिवार कि पहले पढ़ लिख जाओ उसके बाद ये सब करना। और वो अक्सर भैया का उदाहरण देते थे कि देखो मुन्ना को, मुन्ना मतलब मेरे बड़े भाई, वो बैंक मैनेजर थे और वो कवि भी थे। उन्होंने अपना करियर पहले बनाया, उसके बाद फिर वो कविता करते हैं और बहुत लोकप्रिय हैं। मगर यहाँ मामला ये था कि यहाँ तो मतलब राइटिंग ही करना। राइटिंग ही करना है। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि देखिए ये नाराज़ हो रहे हैं, मैं काम का सब पढ़ लूँगा, जितना जिसमें मैं कुछ बन जाऊँ ऐसा पढ़ लूँगा, लेकिन बनूँगा मैं राइटर ही, लिखूँगा मैं पोइट्री ही। और एक दिन जो मेरी पोइट्री है वो अदब के सारे बड़े जो रसाइल हैं, मैगज़ीन्स हैं, उसमें पब्लिश होगी और जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं वो गाएंगे। तो ये पता नहीं मैनिफेस्टेशन था या मेरी अपनी एक अंदर से एक आवाज़ थी। मेरी माँ जो थी और मेरे पूरे घर का जो माहौल था वो बड़ा अदबी था, मैंने बताया आपने। तो मेरी माँ ने सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, आमीन, जो मेरी पहली किताब का नाम हुआ और जिसको मध्य प्रदेश की साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत भी किया कि जिस किताब को। तो वहाँ से सफ़र शुरू हुआ था और वो एक ज़िद हो गई थी कि लिखना है। अच्छा, उसी लिखने की के क्रम में फिर आप जैसे मित्रों की सोहबत मिल गई और पत्रकारिता में आ गए। तो पहले भोपाल से शुरुआत हुई, फिर यहाँ दिल्ली आ गया, यहाँ भी 2 बड़े चैनल्स में रहा लंबे वक्त तक। और उस दौरान ये नहीं छोड़ा कि लिखना नहीं है, लिखते रहना है। वो जुनून था। तो उस तब तक मतलब लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट ये कि लिटरेचर में भी चूँकि साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल गया था मध्य प्रदेश का आमीन को, और फिर जगजीत जी, पंकज भाई और तमाम शुभम मुदगल जी, और फिल्मों में काम आने लगा। तो वो समझ में ये आने लगा था कि ये एक वे है जिसकी तरफ मुझे जाना है और ये मुझे इंडिकेट कर रहा है। तो वो मुझे बहुत पहले से ये एक एहसास था। और खुशकिस्मती मेरी ये रही कि जिन भी टीवी चैनल्स में मैंने काम किया उनमें सभी में जो मुझे काम मिला वो भी मेरी रुचि के अनुरूप मिला। ऐसा नहीं कि मुझे माइक उठा के और दौड़ा दिया गया हो, लेकिन हाँ एक कलम से जुड़ा हुआ काम रहा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कलम की कमाई। तो वो मेरे कलम की कमाई ये है कि टीवी ने भी, मेरे जो बॉसेस रहे, उन्होंने इस आर्ट को जो भी मेरे अंदर था छोटा मोटा, उसको मेरे पूरे 20-22 साल के प्रोफेशन में उसको रिगार्ड किया और उसी के मुताबिक मुझे काम दिया और कराया। तो बहुत खुशकिस्मत तो ये इस मामले में मैं लकी रहा कि मेरा जो पैशन था वही मेरा पेशा बना। बिल्कुल, और ये बहुत कम होता है क्योंकि जैसा आपने कहा कि आपका सफ़र शुरू हुआ, कई बार हम इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में पैसे के पीछे भाग जाते हैं, कई लोगों का पैशन जो है वो छूट जाता है पीछे। लेकिन आलोक भाई, आपने कहा कि वो मिलता गया और आप करते गए। आमीन से शुरुआत हुई और उसके बाद इतनी रचनाएं आपने की, जिसमें से मैं कहूँगा शिव तांडव का हिंदी अनुवाद जो दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया है, और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आलोक पर जब चर्चा चल ही रही है तो अब आलोक नामा भी हम जल्द ही जैसा आप बता रहे हैं कि उसमें बहुत मेहनत आपने की, आमीन से शुरुआत हुई, आलोक नामा, ये कैसे सफ़र हुआ? मैं कोई 2-3 बरस पहले अपने करीब 1-1.5 महीने के लिए अमेरिका के टूर पे गया था जावेद अख्तर साहब के साथ। तो जावेद साहब का एक बड़ा मशहूर शो है, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, जिसमें वो अपने गीतों की कहानी सुनाते हैं। तो हम लोग कोई 10-12 जगह हमारा रिसाइटेशन था, हमें काव्य पाठ करना था। पहले मैं पढ़ता था, फिर जावेद साहब पढ़ते थे। और ये एक ऐसा वक्फा था, मैं इसको बहुत अच्छा अपने ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत वक्त मानता हूँ कि द जावेद अख्तर ऐसी पर्सनालिटी के जिनके साथ रहना मुझ जैसे
स्टूडेंट ऑफ गज़ल को या स्टूडेंट ऑफ पोइट्री को के लिए ऐसा है कि जैसे हमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी न्योता दे दे तो अपने आप में वो यूनिवर्सिटी है। तो उनके साथ मुझे बहुत सारा वक्त बिताने का मौका मिला और उसी वक्त मेरे जहन में ये बात आई कि एक कोई ऐसा शो बनाए। जब मैंने सोचा कि जब गीतों की कहानी हो सकती है तो कविताओं की कहानी क्यों नहीं हो सकती। हर कविता की एक कहानी है। मैं बहुत अरसे से अपने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर और इंस्टा वगैरह पर लिखता भी था, हर कविता की एक कहानी होती है, चाहे वो अम्मा हो, बाबूजी कविता हो या शिव तांडव स्तोत्र हो, एक स्टोरी होती है। हम सब एक स्टोरी में हैं, हम सब एक कहानी में हैं। बड़ा खूबसूरत गीत उन्होंने लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, क्या पता हम में है कहानी या कहानी में है हम। ठीक है, लाल सिंह चड्ढा फिल्म का गीत है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गीत। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि लोगों को ये भी तो पता हो कि जैसे माँ को पता होता है कि प्रसव वेदना क्या होती है, तो क्रिएटर जो होता है वो भी एक तरह से माँ की तरह होता है। वो जब कोई रचना रच रहा है, चाहे वो कोई पेंटिंग हो या कोई पोइट्री हो, कोई सॉन्ग हो, उसका क्रिएटिव प्रोसेस क्या है, कैसे वो आया उस तक, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा इसमें एक दृश्य ये भी चल रहा था समानांतर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि मुझे ये दिख रहा था कि हिंदी कविता के मंचों पर, मैं तो बहुत कम जाता हूँ, मैं मुशायरों में और उर्दू पोइट्री के फेस्टिवल्स में ही बहुत जाया करता हूँ। मुझे ये लग रहा था कि जिस कविता के बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, हिंदी उर्दू के बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, उसमें जो हिंदी कविता का जो मंच है उस पर कविता के अलावा बाकी सब कुछ हो रहा है। हाँ। और मुझे एक सज्जन मिले न्यूयॉर्क में, चूँकि मैं पहले भी जा चुका था, तो वो मेरे कान के करीब आए और मुझसे कहा कि देखिए साहब, जावेद साहब तो लेजेंडरी पर्सनैलिटी हैं, मगर आपने भी बहुत अच्छा पढ़ा और हम ये चाहते हैं कि नेक्स्ट जो ट्रिप आपका हो वो आप आएँ सोलो, आप अपने साथ ना एक स्टैंड अप कॉमेडियन ले आए। तो मैंने जैसे, ये कोई बुरा वो नहीं है, लफ्ज़ नहीं है, पर मुझे हैरत ये हुई कि वो कविता सम्मेलन करना चाहते थे और वो स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए मुझसे कह रहे थे। तो मुझे अचानक से लगा, तो उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ जो कम्युनिटी है वो जनरली इंटरटेन होने के लिए आती है और फिर वो उनका वीकेंड होता है और वो उसको ही कविता तस्लीम करते हैं, मानते हैं। तो मुझे ये लगा, और फिर इधर मैं देखता था कि यहाँ भी हिंदी कविता के मंचों पर लतीफ़े हो रहे हैं, जुमलेबाजी हो रही है, अच्छी बहुत मोटी मोटी फीस लेकर राजनीतिक टिप्पणियाँ हो रही हैं, बिल्कुल होती है ना, तो वो हो रही हैं। तो मुझे लगता था कि ये जो नई जनरेशन आ रही है, क्या ये भी ऐसे ही रिसीव कर रही होगी पोएट्री को। तो मैंने सोचा कि, और तब तक विद ग्रेस ऑफ गॉड इतने सारी पोएम्स, इतने सारे सॉन्ग्स, इतने बड़े बड़े जिनको देखकर हम बड़े हुए, उनके साथ काम करने का शरफ हासिल हुआ, खूबी हासिल हुई। तो मुझे लगा कि आई हैव अ स्टोरी विद बच्चन साहब, आई हैव अ स्टोरी विद जगजीत सिंह जी, आई हैव अ स्टोरी विद पंकज भाई, जिनके साथ भी मैंने काम किया। लेजेंडरी हैं सारे, ये लेजेंडरीज हैं, हाँ, हमारे आइकन्स हैं। तो मुझे लगा कि ये जो गाने, अब मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। इन 1994 यू वोंट बिलीव के मुझे, जब मैं पहली बार गया जगजीत जी से मिलने, क्या हुआ, तो भगा दिया उन्होंने। ये याद रहा। हाँ, बिल्कुल भगा दिया। मैं 3 रोज सीढ़ियों पर बैठा रहा वेस्टर्न आउटडोर स्टूडियो की, और जब तीसरे चौथे रोज वो मिले, उन्होंने मुझे सुना, तो तैयारी इतनी कच्ची थी। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि किसी भी आर्ट के लिए या किसी भी काम के लिए आप फैसिनेट मत होइए, हाँ, है ना। आप जब उससे प्रभावित होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। आप उसके लिए अफेक्शनेट हो जाइए, आपका अफेक्शन फैसिनेशन से ज़्यादा होना चाहिए। सही बात है। तो मैं फैसिनेट था उस वक्त तक, तो पकड़ लिया उन्होंने कि तुम फैसिनेट हो, अफेक्शनेट नहीं हो, पैशनेट नहीं हो। और अच्छी क्लास लगी। फिर भगा दिया, मतलब भगा दिया। मैं नीचे गया, फर्स्ट फ्लोर पे था वो वेस्टर्न आउटडोर स्टूडियो। तो नीचे गया और दैट टाइम आई वाज जस्ट
23-24 ईयर ओल्ड बॉय, लड़कपन था। लड़कपन था, ना समझी। तो मैं वापस आया और मैं टीयर्स इन माई आइज, रो रहा था। और मैंने कोई उपमा अलंकार आदर सूचक शब्द कुछ न लगा के ये कहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि एक रोज जगजीत सिंह मुझे गाएं। तो जो उन्होंने मेरी शक्ल देखी तो उन्होंने झट से बिठाया मुझे और फिर उसके बाद ये सीखो, ये सीखो, इसको ये सीखो। भरपूर वक्त दिया। उस रोज़ वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, फिर उन्होंने मुझे करीब 1-2 घंटे स्टूडियो में बिठा के अपना काम भी किया, फिर मुझे भी समझाया, फिर अपना काम किया, फिर मुझे समझाया। एंड कट टू 1997, वो वो सारी चीज़ें मैंने सीखी। इस बीच में उनके टच में रहा और मुंबई के एक बहुत भव्य ऑडिटोरियम में वो मेरी गज़ल गा रहे थे। वाह। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। तो मुझे ये लगा, जो आपका सवाल है मृदुल, कि मुझे ये लगा कि ये सब कहानियाँ हैं, ये वो कहानियाँ हैं जो किसी भी डूबते नौजवान को ये एहसास करा सकती हैं कि नहीं। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा एक बड़ा मशहूर कोट है कि मुझे लगा कि अब वो वक्त है जब मेरे पीछे आ रही कविता की पीढ़ी या मेरे पीछे आ रही किसी भी आर्ट फॉर्म की या किसी भी प्रोफेशन की पीढ़ी ये सुन सकती है मुझसे। बिल्कुल। क्यों, थोड़ा बहुत नाम हो गया था। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग आपके संघर्ष की कहानियाँ भी तभी सुनते हैं जब आप उस संघर्ष में तब कर कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल। एक नाकाम आदमी के संघर्ष की कहानी कोई नहीं सुनता। सफलता की ही कहानियों को सुना जाता है। सफलता की ही कहानियों को सुना जाता है। इसमें एक और थोड़ा हल्का फुल्का संवाद में ये जोड़ता हूँ कि बनता हुआ शाहरुख खान किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब शाहरुख खान बन जाता है तो फिर दिल्ली की सड़कों पर जो है चाय वाले और सब किस्से कहानियां सब किस्से कहानियाँ कुछ गढ़ते हैं और कुछ सचमुच में करते हैं। तो ये आलोकनामा जो है ये बेसिकली मेरे गीतों की कहानियाँ नहीं है, मेरी कविताओं की कहानियाँ नहीं है। ये एक मोटिवेशनल जर्नी है कि अगर आपके पास कोई ड्रीम है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि ज़िंदगी में आप जिस चीज़ के पीछे जितनी शिद्दत से भागते हैं वो चीज़ उतनी ही तेज़ आपसे दूर हो जाती है। लेकिन सपने सिर्फ ऐसी चीज़ हैं जिसके पीछे आप जितनी शिद्दत से भागते हैं सपने उतनी जल्दी सच हो जाते हैं। बहुत खूबसूरत बात कही आप। हाँ, तो अपने सपनों के पीछे पूरी शिद्दत से भागिए और खूब देखिए, बड़े सपने देखिए, छोटे देखिए ही मत। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपका सपना जो है वो 70% लाने का है, 80% लाने का है और आपने 100% का सपना नहीं देखा तो फिर वो 70% भी आप अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दुनिया जो है ना वो आपका वो 25, 30, 40% काटने के लिए ही बैठी है। वो तो बैठी हुई है ना। तो आपको वो अपना जो लीन पीरियड है, हमारे प्रोफेशन की एक बहुत अच्छी एंकर हैं, आपकी हमारी दोस्त हैं। हाँ। बीच में उनकी जॉब चली गई। अच्छा। उन्होंने मुझे फ़ोन किया क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ सफ़र किया हुआ है, सफ़र उर्दू वाला। हाँ। तो आलोक जी वो बड़ी उदास, बड़ी निराश, अच्छे प्रोफाइल की एंकर। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तुमको पता है कि तुम जो महीने भर से, 1.5 महीने से, 2 महीने से बेरोज़गार हो वो क्यों हो? तो बोली कि अरे मैं बेरोज़गार हूँ, अब इसमें क्या बोलूँ। चैनल जो है जहाँ मैंने ज्वाइन किया था वो फाइनेंशियली राइज नहीं कर पाया और ऐसा हो गया और हमारे बड़े चैनल से वो शिफ्ट हुई थी वहाँ। तो मैंने कहा अगर इसमें पॉजिटिवली सोचो तो फिर ये वो वक्फा है, ये वो वक्त है जो डेस्टिनी यूनिवर्स तुमको दे रहा है कि अब जो आगे बैटल आने वाला है उसके लिए अपने औजार, क्योंकि अगर बैटल आगे सामने खड़ा हो गया, ऐसी स्थिति में आप आ गए कि युद्ध आपको करना है, तो पता रुकिए मैं अपना औजार तो ठीक कर लूँ। तो वो वक्त जो है ना वक्त के पास नहीं होता। बिल्कुल। वक्त पर आप तैयारी रखिए अपनी। और ये जो लीन पीरियड्स आते हैं, ये जो खाली वक्फे, खाली वक्त आते हैं, ये मुझे लगता है मनुष्य को ये संकेत देने के लिए आते हैं कि इस वक्त तुम अपनी तैयारी कर लो, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में तुम्हारा सामना उस बिल्कुल कठिनाइयाँ जो हैं वो तैयारी करवाती हैं आपको आगे भविष्य के लिए। आलोक जी, जैसा आपका सफ़र रहा है
आप और मैं दोनों भोपाल के पास से आए और यहाँ तक आए हैं, दोनों साथ बैठे हैं। बहुत सारी ऐसी जो अभी आपके सफ़र में मैं चीज़ें देख रहा हूँ, वो आपको सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, यही मेहनत होती है और यही आपको कामयाबी दिलाती है। लेकिन आलोक जी, आपके एक और बड़े भ्राता हैं और उनके साथ आपने जो काम किया है वो भी आपकी सफलता की कहानी है और वो सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है। और मुझे लगता है कि आपने भी कई रचनाएं लिखी हैं, कई कविताएं लिखी हैं, हिंदी, उर्दू, हर तरह की भाषाओं में आपने कोशिश की है कुछ ना कुछ लिखने की। लेकिन जब आपने उस रचना को लिखा, मैं शिव तांडव स्तोत्रम का जिक्र कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आपके बड़े भ्राता हैं आशुतोष जी, वो भी मध्य प्रदेश की धरती से ही आते हैं। काडरवारा। हाँ, और वहाँ की भाषा भी थोड़ी सी अलग है, बड़ी ठेठ है। बुंदेलखंडी। हाँ, बुंदेलखंडी। तो उन्होंने जो लिखा, जो आपकी किस्मत ने आया, उन्होंने कहा कि आप उसकी तैयारी करिए, और आपने जब अपनी कलम को थामा तो भगवान शिव का वो कैसा आशीर्वाद मिला आप मुझे बताइए। और मैं चाहूँगा जब हम छंद पढ़ेंगे तो मैं संस्कृत पढ़ूंगा और आप उसका हिंदी अनुवाद। क्या बात है। आज मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि जब आपने वो लिखा है तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत कठिन रहा होगा या आसान रहा होगा। मुझे खुद समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे लिखा जा सकता है। आलोक जी। हाँ, ये जो टेल आपने छोड़ी है ना, ऐसा कैसे लिखा जा सकता है, ये तो मृदुल मैं आपको बताऊं छोटे भाई कि गालिबन लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं। देखिए, आपने भी वो चर्चा करते हुए अपने शूज ओपन कर लिए और मैंने भी। तो 3 साल में शायद मेरा कोई साक्षात्कार आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें मैंने ये कहा हो कि मैंने लिखा है। मैंने लिखा ही नहीं है। मैं अगर सच कहूँ तो वो देवादिदेव महादेव की परम कृपा थी कि उन्होंने मेरे मानस को चुना। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि देवादिदेव महादेव आशुतोष का कार्य था। मेरे बड़े भाई, इस देश के बड़े अभिनेता, साहित्यकार आशुतोष जी निमित्त बने, इसीलिए शायद शिव तांडव स्तोत्र हिंदी में आलोकित हो सका। बिल्कुल। तो ये वो कार्य था। और ये घटनाक्रम हुआ कोविड के वक्त। अच्छा। जब हम लोग घरों में कैद थे। तो मैं थोड़ा डिटेल में ही इसकी आपको बताता हूँ। तो मैंने एक पोयम कही उस वक्त अपने जर्नलिस्टिक विवेक से, क्योंकि हाल में ही ना इलेक्शन खत्म हुए थे किसी स्टेट। हाँ, बंगाल के। हाँ, कहीं के स्टेट। ध्यान है, मध्य प्रदेश का भी चुनाव खत्म हुआ था और वो वहाँ पे बड़ा क्रिमिनल वो भी हुए थे। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो मुझे अचानक से एक मैंने गज़ल कही कि जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है। लग रहा था कि ये सब राजनीति जो है लिख रही है इसको, इसमें हम और आप जो है टूल हैं। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। वाह। नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है, भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है। हाँ, विचारशील मुग्ध है कथित प्रसिद्धि पर, विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है। और है साम दाम दंड भेद का नया चलन कि जो यहाँ कुपात्र है वही सुपात्र है। वाह। घिरा हुआ है पार्थ पुत्र चक्रव्यूह में, असत्य सात और सत्य एकमात्र है। बिल्कुल। और इसमें एक मेरे परिचय का भी शेर कहा मैंने कि कहीं कबीर सूर की, कहीं नजीर की, परंपरा से धन्य ये गजल का छात्र है। वाह। ये मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। अच्छा। तो आशु भैया का फोन आया, छोटे भाई क्या तुमने कविता कही है, मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। अरे मैंने कहा आप सौभाग्य के लिए जो है आप आदेश करिए, मैं इसको मैंने निकाल ली है तुम्हारे सोशल मीडिया से और मैं इसको पढ़ रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भैया, आपकी रचना है, मेरी थोड़ी। हाँ। तो एक बार कलम से निकली तो फिर तो आप सबकी है। तो एक वेब सीरीज़ वो कर रहे थे औरंगज़ेब। अच्छा। उसकी डबिंग चल रही थी। तो जो राइटिंग हमारा लिरिक पैड होता है उस पर उन्होंने मोबाइल रखा और वो पोएम पढ़ी और वो रातों रात एकदम मिलियंस में वायरल हो गई। वो उनकी आवाज़ में उन्होंने पढ़ा और वो समसामयिक थी। उस समय लोग घरों में कैद थे। तो वो उस तरह का कंटेंट, तो वो एक तो उनकी आवाज़ का प्रभाव, पाठ, और फिर वो चूंकि समय वैसा चल रहा था, कोई
15, 20, 25 रोज गुजरे होंगे, उनका फिर मुझे फ़ोन आया। बोले कि छोटे भाई, मैं चाहता हूँ कि तुम शिव तांडव स्तोत्र का भावानुवाद करो। अब मैंने जैसे ही सुना तो चूंकि मैं स्वयं शिव भक्त हूँ, निरंतर उज्जैन जाता हूँ, महाकालेश्वर का भक्त हूँ, तो मैंने कहा भैया ये इतना कठिन कार्य है। एक तो देवादिदेव महादेव की अद्भुत स्तुति, रावण जैसे विद्वान द्वारा विरचित संस्कृत में जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले कलेव लंब लांबिका भुजंग तुंग मालिक। इसको समझना कितना कठिन। फिर वो मीटर, हाँ, जब तक वो उस तो मीटर में नहीं आएगा वो, तब तक वो हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो बोले छोटे भाई तुम घबरा रहे हो, तुमको पता नहीं तुमने इस मीटर को साध रखा है। और फिर उन्होंने वो सुनाया मुझे कि अभी हमारी जो पोयम वायरल हुई है, जो दिख रहा है सामने वो दृश्यमान जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह, तो मैं भी धक्क रह गया। मैंने सोचा, मैंने कहा अरे यार ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ये और ये मीटर एक है। अवचेतन में रहा होगा, मैं करो तुमसे जरूर होगा। बड़ा विश्वास भरा स्वर था उनका। करीब 15 रोज मृदुल गुजर गए। 15 रोज बाद एक सोमवार की सुबह उनका फिर फोन आया। अच्छा, वो भी शिव भक्त। तो छोटे भाई हो गया। तो अनायास मेरे मुंह से निकल गया कि हाँ भैया हो गया है, मैं थोड़ा उसको शेप दे रहा हूँ क्योंकि मीटर वीटर देखना है। अब ये कह के हमने फ़ोन रख दिया, लेकिन बड़ी ग्लानि सी हो गई। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा, नीतू से, मैंने कहा यार ये बड़ा बुरा हुआ, महादेव का दिन है, आशुतोष बड़े भाई का कॉल आया और आशुतोष का कार्य में जो है वो असत्य निकल गया मुंह से। उस शाम में बैठा बड़े ग्लानि भाव से, और फिर जो शुरू हुआ तो यूं था कि जटाओं से है जिन, आप संस्कृत का पहला श्लोक पढ़िए। मैं पढ़ता हूँ। हाँ। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबता भुजंग तुंग मालिका। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व भुजंग का, डमड 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं, कृपालु ऐसे हैं कि चित्त जप रहा शिवा शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम। कला फिर एक उसमें है कि जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबता भुजंग तुंग मालिकम। डमट 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 डमट। आपने जो खूबसूरती दी है उसे, मैं यही सोच रहा हूँ कि जब रावण ये रच रहे थे तब भगवान शिव का जो पैर का अंगूठा है जी, वो ऐसे रख दिया था कैलाश के पर्वत पर रखा हुआ था। जी 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 जी। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि आपके ऊपर भी बोझ था, क्योंकि बड़े भ्राता ने कहा था। और जब आपने उसे लिखा, आगे जब हम उसको आगे पढ़ते हैं, जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणा मणि प्रभा, और ये जो खूबसूरती है, ये मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं पढ़ते पढ़ते। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ा खूबसूरत, बड़ा अविस्मरणीय था वो क्षण। उसमें एक श्लोक आता है कि सदैव सर्व मंगला कला के शीर्ष देवता, वही विनाश काल है वही जनक जनन सदा, नमन कृतज्ञ प्राण यह जपें सदा शिव शिवम, प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देख कर। वाह। अब आप कविता बहुत अच्छे से जानते हैं, साहित्य सुधी हैं, कि रदीफ काफिये जो होते हैं, तुक जो होती है, तो जब मैंने ये पंक्ति कही कि प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देख कर, तो मैंने ये मन में विचार किया कि विलीन के नीचे मैं लीन शब्द नहीं लाऊं। बड़ा आसान शब्द है, कोई ऐसा संस्कृत निष्ठ शब्द हो जो शब्द इसकी आभा को और इनहेंस करे। तो राइटर ब्लॉक, जिससे हम लोग डरते घबराते हैं सो कॉल्ड तरीके से, ठीक है, वो भी ना आ जाए। तो मैंने ऐसे ही एक शब्द प्रलीन, मैं कहा इसको लिख देते हैं। प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देख कर, कि नृत्य देवता को नृत्य में प्रलीन देख कर, मृदंग मुग्ध भावना से कह उठा शिव शिवम। मृदंग भी कह उठा,
बाद में जब विद्वानों से चर्चा हुई, आशु भैया से चर्चा हुई, तो बोले बिल्कुल सही शब्द है, प्रलीन का मतलब होता है आकंठ डूबा हुआ। वाह, भगवान तो मैं एकदम मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि भाई ये शब्द कहाँ से आया मेरे मानस में। मैंने जिसे पढ़ा नहीं, मैंने जिसे सुना नहीं, कभी किसी गीत में, भजन में, किसी जगह मैंने मैं समझ सकता हूँ। हाँ, तो मैं एकदम मतलब मैं उस इमोशन से, उस भाव से भर गया कि चलो उतनी ही देर सही मेरा साक्षात्कार तो हुआ। उस प्रोसेस में महादेव ने मुझको रखा मेरे मानस में आकर, और उस तो ये जो है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैंने नहीं लिखा, बस मैं निमित्त बना या मैं उसका ज़रिया, उसका माध्यम बना और उन्होंने मुझे इसके लिए चुना। मैं उनका धन्यवाद, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मैं आलोक भैया, जब मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया था मुझे नहीं पता था, आपकी आंखें भी थोड़ी सी भर आई हैं, और ना जाने क्यों जब मैं ये चर्चा कर रहा हूँ मुझे भी एक एहसास हो रहा है कि ये जो लिखाया गया है और मैं आज आपके माध्यम से सुन रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि वाकई ये महादेव का आशीर्वाद है। जैसा माँ सरस्वती ने रावण को आशीर्वाद दिया, महादेव कहते हैं जब वो रचना करते हैं जी, और रावण नाम ही तभी दिया है भगवान शिव ने जी, लंकेश था नाम, लंकेश, दशानन था नाम, दशानन। लेकिन जब वो भक्ति, वो आप कहें जब रावण ने महादेव को एक चुनौती दे दी थी, सिर्फ अंगूठा रखा और माँ सरस्वती ने उसके बाद आशीर्वाद दिया। मुझे लगता है आलोक भैया ये आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे और आप हम जैसे लोगों को, नई पीढ़ी को शिक्षा दें ऐसे ही कि हम कविता पढ़ें भी, लिखें भी और सुने भी। और मुझे लगता है कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है आपके बारे में। इसका एक बहुत सुंदर, जब ये संपूर्ण हो गया तो वो बहुत पसंद किया जाता है, जबकि वो शिव तांडव स्तोत्र नहीं है। हाँ, तो सोचा ये गया कि विमर्श होता था, हम लोगों में विमर्श होता है बहुत, आशु भाई में और मुझ में, और हम लोग बैठ के घंटों चर्चा करते हैं, 4-4, 5-5 घंटे, सुबह हो जाती है। तो ऐसे एक दिन विमर्श हो रहा था कि शिव क्या है। तो हमारी पूरी सनातन सभ्यता में शिव इकलौते ऐसे देव हैं जो बिल्कुल लीस्ट रिक्वायरमेंट, जिसको कहते हैं कि आप जल, आप मतलब आपके अश्रु भी अगर शिवलिंग पर गिर पड़े तो समझिए कि जलाभिषेक हो, बल्कि वो सबसे शुद्ध जलाभिषेक माना जाता है। बहुत आप, और ये मैंने कई बार अनुभूत किया मृदुल, कि जब मैं वहाँ जाता हूँ, काशी विश्वनाथ जाता हूँ या महाकालेश्वर, चूँकि बचपन से जाता रहा हूँ, अपने 4-5 साल की आयु से विदिशा में पला बड़ा हूँ, तो वहाँ तो मौसी रहती थी उज्जैन में, तो बचपन में कभी भी भाग जाते थे, और उस बहाने फिर शिव, महाकाल। तो हमेशा मैंने ये देखा है कि वहाँ जाकर एक, अच्छा आपके जीवन में सब कुछ सामान्य है, कोई दुख नहीं है, कोई संकट नहीं, कोई आर्थिक तंगी नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ जाकर भावुक हो रहे हैं, इट मीन्स कि आप वो जो वाइब्स हैं, वो वाइब्रेशंस हैं। जैसे मैं आपको अभी ये उसका अंतिम हिस्सा सुनाऊं, उसके पहले अभी श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर मैं दोनों जगह गया, काशी विश्वनाथ और महाकालेश्वर। तो जैसे ही मैं जाकर बैठा तो मैं फूट फूट कर रोने लगा। मेरे साथ मेरे एक कवि मित्र हैं जो IPS हैं हमारे मध्य प्रदेश के, राजेश मिश्रा, वो भी गए हुए थे, हम दोनों बैठे हुए थे, जो सामने जो नंदीग्रह है वहीं बैठे थे। मैं फूट फूट कर रोने लगा। उन्होंने पूछा, अच्छा वो मेरे साथ पहली बार गए तो बड़े अचंभित हो गए हो। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने देखिए दुनिया भर से लोग आते हैं महाकालेश्वर, बिल्कुल, हाँ, और कितनी लंबी लंबी लाइन लगती हैं। हम कितने प्रिविलेज्ड हैं, कितने ब्लेस्ड हैं कि हम बस आए और उसने कहा कि आओ सामने बैठो, दर्शन करो, और जैसे ही हम बैठे आरती शुरू हो गई तो ना ये भी अटेंड करो। तो मैं उस भाव से भर गया कि देखिए उसने कहाँ हमें रखा हुआ है अपने करीब में, कहाँ वो अपने नज़दीक रखे हुए हैं हमको कि तुम यहाँ बैठो और ये कार्य करो। तो मैं उस भाव को हमेशा स्मरण रखता हूँ कि मुझे, हर इंसान को पता होता है ना कि उसके अंदर क्या कमियां हैं,
क्या खामियां हैं। आपसे हमको बेहतर आपसे कोई नहीं जानता। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। उन कमियों, उन खामियों के बावजूद अगर वो आपको अपना सानिध्य दे रहे हैं तो ये भावुक होने वाली बात है। बिल्कुल। है ना। तो मैं वो उस भाव से भर जाता हूँ अक्सर वहाँ जाता हूँ तो और कभी सामान्य नहीं रह पाता मैं। कुछ ना कुछ मेरा एक्ट जो है वहाँ चेंज हो जाता है। वो इतनी अद्भुत जगह है, इतनी अद्भुत जगह है। आप तो कई बार, चूंकि वहीं हैं हम लोग, हम ही उसी प्रदेश के हैं, सौभाग्य है हमारा कि हमारे प्रदेश में दो ज्योतिर्लिंग हैं। तो एक दिन ऐसे ही विमर्श हो रहा था तो बोले देखो यार छोटे भाई कि कैसी अद्भुत बात है कि अगर तुम उनको रख दोगे शिव को भावना के साथ तो आलोकेश्वर हो जाएंगे। बिल्कुल। आशुतोष रख देंगे तो आशुतोश्वर हो जाएंगे। पीपल के नीचे विराज दोगे पीपलेश्वर हो जाएंगे। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका विजय के पूर्व वहाँ बुलाया तो रामेश्वरम हो गए। तो वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का, चंद्रमा का भाल हैं। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल है। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो गए हैं वे जहाँ सुना शिवा शिवम, तरल अनल गगन पवन, धरा धरा शिव। बहुत ही खूबसूरत और ये इतना ज़बरदस्त आपने लिखा है क्योंकि लोगों ने इसको पसंद नहीं किया है, इसको आत्मसात भी किया है। अरे वो मैं कहीं एयरपोर्ट पर जा रहा हूँ, कहीं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, जिन्हें पता होता है कि ये मेरा रचा हुआ है या मेरा लिखा हुआ है। हम और आशु भाई जा रहे होते हैं कहीं पर, कई बार हम लोग साथ में ट्रैवलिंग करते हैं, लोग रोकते हैं, सर हम आपका शिव तांडव स्तोत्र प्रातः अनिवार्य रूप से सुनते हैं। तो वो एक हो गया। बिल्कुल, वो रचना ऐसी रही कि महादेव का आशीर्वाद रहा। और मैं फिर कहूँगा, थोड़ा सा वक्त कम है हमारे पास, लेकिन चर्चा मुझे लगता है आलोक जी आपके साथ इतनी ज़बरदस्त रही है मेरी। और मैं चाहूँगा कि हम फिर कभी बैठेंगे, फिर कभी इसी तरह बात होगी आलोकनामा, आमीन, शिव तांडव स्तोत्रम की। लेकिन आज वक्त इतना ही है और उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने भाव जो अंदर के हैं आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक पहुँचाए होंगे, क्योंकि हर एक नज़्म आपकी, हर एक गज़ल, हर एक कविता लोगों को संदेश भी दे रही है। और जैसा आपने कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। ये आपने कहा है, मैं तो अभी यात्रा में ही हूँ। और मैं शायद अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर भी यही कहूँगा कि मैं यात्रा में हूँ, क्योंकि सीखने का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी हमसे बातचीत करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मृदुल, और बहुत मृदुल बातें हुई जिससे मन आलोकित हुआ। बहुत ही और आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो ये थे आलोक श्रीवास्तव जी। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।